हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज जो है फिजिक्स का सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम जब भी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। जब भी चार्ज रेस्ट कंडीशन पे होता है तो चार्ज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी प्रॉपर्टीज हम जो डिस्कस करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। अब जब वही चार्ज मूविंग कंडीशन में आ जाता है, मूव करने लग जाता है, तो उस केस में जब फिर हम स्टडी करते हैं तो वो करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोस्टैट्स वी स्टडी अबाउट वी स्टडी अबाउट चार्ज at rest condition. Okay, in electrostats we study about charge in rest condition and properties associated with charge. ठीक है, वो सभी किसके अंदर डिस्कस की जाती है? इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी we study about charge in motion condition. ओके, तो हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे चार्ज की किस में डिस्कस करेंगे? जब चार्ज किसी कंडीशन में हो, मोशन कंडीशन में। ठीक है, तो ध्यान से देखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ठीक है, जो करंट होती है वो बेसिकली टू टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास डायरेक्ट करंट, और दूसरी होती है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। ओके, करंट जो होती है वो टू टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट करंट, दूसरी क्या होती है हमारे पास? अल्टरनेटिंग करंट। और ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, ये हम पूरा एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 होता है। ठीक है, उसके अंदर पूरा कंप्लीटली हम एसी के बारे में डिस्कस करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डायरेक्ट करंट के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट करंट जो है वो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिकली बता दूं आपको कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ठीक है, क्लास 10th में भी आपने डिस्कस किया होगा। ठीक है, जब भी कभी किसी भी करंट या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हो और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही हो, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हो और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही हो, तो वो सब जो हम डिस्कस करते हैं वो किसके बाद किस में डिस्कस करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे किसके? डायरेक्ट करंट के बारे में। तो डायरेक्ट करंट को डिटेल में देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? डायरेक्ट करंट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले बेसिकली समझते हैं कि करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट में भी सबसे पहले समझते हैं कि करंट होता क्या है। ठीक है, तो करंट की सबसे बेसिक डेफिनेशन जो हम देंगे वो ये देंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो आई इज टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या है? चार्ज, और डेल्टा टी क्या है? टाइम। तो यहाँ पर जो चार्ज है उसको काय में मेजर करते हैं? कूलाम में। ठीक है, और टाइम को काय में मेजर करते हैं? सेकंड में। और कूलाम पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, तो इसको काय में मेजर करते हैं? एम्पियर में। करंट को काय में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। करंट की यूनिट क्या हो जाती है? एम्पियर। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यहाँ पर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली करंट होता क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। चार्ज को मेजर करते हैं कूलाम में, टाइम को करते हैं सेकंड में। तो यहाँ पर जो बनेगी क्वांटिटी उसे हम बोलेंगे करंट, और उसे मेजर काय में किया जाता है? एम्पियर में। एम्पियर को लिखते टाइम स्पेलिंग स्मॉल ए लिखा जाता है और रिप्रेजेंट कैपिटल ए से किया जाता है। ओके, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। ठीक है, ये हमने बेसिक बात करी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब अपन पढ़ते हैं एवरेज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एवरेज
इलेक्ट्रिक करंट। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, ओके। अब इस कंडक्टर पे मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मान लो 4 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, तो अगले मतलब उसी सेकंड पे, अगले उसी इंस्टेंट पे जरूरी नहीं कि 4 कूलम्ब ही चार्ज पास हो, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं उस केस के लिए, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से डेल्टा टी टाइम में, मतलब एक इंटरवल में कितना चार्ज पास कर रहा है उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम बोल देते हैं एवरेज करंट, आई एवरेज, ठीक है। तो एवरेज निकालने का मतलब क्या है कि क्या होता है कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज पास करता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो वेरी करता रहता है, ठीक है। अगले किसी एक सेकंड पे मान लो 4 कूलम्ब पास हो रहा है, तो अगले एक सेकंड पे भी 4 कूलम्ब पास हो, ये जरूरी नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लेते हैं और उस एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज पास कर रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इसको बोल देते हैं एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, ओके, क्लियर। इसके बाद दूसरी हम बात करते हैं, तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारे पास आती है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। इंस्टेंटेनियस करंट बोल सकते हैं इसे। इंस्टेंटेनियस करंट होता क्या है? तो इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में अगर अपन बात करें, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, मतलब अगर इसी क्रॉस सेक्शन एरिया में जो ये हमारा डेल्टा टी टाइम है, ये बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है, बहुत पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बात कर रहे हो, तो फिर हम जो यूज करते हैं टर्मोलॉजी वो इंस्टेंटेनियस करंट करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट यूज करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, देखो एक तो इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एक तो लिखने का तरीका ये होता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टाइम जो इंटरवल है वो बहुत कम है, अगर ये टाइम बहुत कम होता है तो हम इसको डेल्टा क्यू, या इसी को लिखने का एक और तरीका होता है आई इंस्टेंटेनियस, तो इसको लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी। ये मोस्टली बुक्स में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, कि यहाँ पर जो करंट है वो इंस्टेंटेनियस करंट होती है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करता है, डी क्यू बाई डी टी से, ठीक है। तो ये इसी का एक पर्टिकुलर एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का ही एक पर्टिकुलर पार्ट होता है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, ओके। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू करंट, ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू करंट। अब करंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। सपोज कीजिए कि यहाँ हमने कोई बैटरी कनेक्टेड की, ठीक है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर होगी, लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल कहलाता है और ये टर्मिनल लोअर पोटेंशियल कहलाता है। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर लोअर पोटेंशियल, ठीक है। करंट हमेशा किधर होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, ओके। और देखो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो करंट की द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू
the direction of current is always opposite to direction of electrons. ओके, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना. द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. द नेट चार्ज on the conductor is always zero. नेट चार्ज जो होता है कंडक्टर पे वो हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है. इसको ध्यान से समझना कि यहाँ हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है. तो ध्यान से सुनना, यहाँ से जितनी करंट एंटर करेगी उतनी की उतनी करंट बाहर आएगी. और हम जानते हैं कि करंट क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो जितनी करंट यहाँ से एंटर करेगी उतनी ही करंट बाहर निकलेगी. मतलब यहाँ पर कहीं पर भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, चार्ज इकट्ठा नहीं हो सकता, ठीक है. अगर किसी पॉइंट पर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो फिर यहाँ से जितनी करंट एंटर करी उतनी करंट बाहर नहीं निकल सकती. तो नेट चार्ज जो होता है कंडक्टर पे वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है. मतलब चार्ज कहीं पर रुक नहीं सकता, इकट्ठा नहीं हो सकता, चार्ज कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है. तो नेट चार्ज क्या होता है कंडक्टर पे, क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है. एक और पॉइंट वो लिखवाने की जरूरत नहीं है, पर यह है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगी उधर उसी डायरेक्शन में क्या होगी, करंट फ्लो करेगी. और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो 4 पॉइंट जो है, कंडक्टर्स में किनकी वजह से करंट फ्लो होती है, इंसुलेटर्स में किनकी वजह से, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चार्ज कैरियर्स. ओके, तो अगर अपन बात करें सबसे पहले कंडक्टर्स में, तो कंडक्टर्स में हमारे पास चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ओके, कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं. बात करें अगर हम इंसुलेटर्स में, तो इंसुलेटर्स में कोई चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं होती, ठीक है. इसके बाद अगर अपन बात करें तो सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स में अगर अपन बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं, ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो यहाँ पर जो होते हैं वो आयंस होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से, ठीक है, करंट फ्लो करती है, ठीक है. ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये सभी रिलेटेड किससे हैं, करंट से. अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स, जो भी हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं इनसे किस तरह से न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देखो, एक सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ग्लास ट्यूब है, ठीक है, और इस ग्लास ट्यूब में ये कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और 4 प्रोटॉन्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है. इन अ ग्लास ट्यूब, ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द राइट साइड एंड 4 प्रोटॉन मूविंग टू द लेफ्ट साइड फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकेंड. देन फाइंड द नेट करंट फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन एरिया. हमें पता करना है नेट करंट, हमें क्या पता करनी है, नेट करंट पता करनी है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से. तो हम क्या जानते हैं कि नेट करंट जो होगी, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होती है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है. मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है. तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो नेट करंट है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2. यहाँ पर देखो I1 करंट है, सपोज करो ये I1 करंट 5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5E, ठीक है, करंट की जो है वैल्यू 5E हो जाएगी. और ये जो है ये किस करंट की डायरेक्शन जो होगी, यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड में फ्लो कर रहा है तो करंट की तरफ फ्लो करेगी लेफ्ट डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, लेफ्ट साइड. यहाँ पर अगर अपन बात करें I2 के बारे में, तो I2 जो है वो 4 प्रोटॉन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4E हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी,
ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, लेफ्ट डायरेक्शन ही होगी। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों जो है 5 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन दोनों की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है, वो क्या है, लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर नेट करंट जो है वो कितना आ जाएगी, 5E प्लस 4E। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9E। और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो यहाँ से आपके पास करंट की वैल्यू एम्पियर में मिल जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में आप चेंजेस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इधर है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, दोनों दोनों प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रॉन राइट साइड में मूव कर रहे हो, तो इस तरीके से डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। ओके, थैंक यू।